क्लास 11 चैप्टर 1 है ये, मोल कॉन्सेप्ट। पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोल है ना, उसी के कुछ सवाल हैं। बेसिक सवाल है। सबसे पहला सवाल क्या है, समीकरणों को संतुलित निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित है। कोई भी समीकरण अगर है उसको हम हमेशा संतुलित करके लिखते हैं। क्यों संतुलित करके लिखते हैं? ताकि दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर रहे। जैसे मान लो अगर तुम कोई समीकरण लिखो CH4 प्लस ऑक्सीजन, और मान लो कार्बन जलेगा तो बनेगा CO2, हाइड्रोजन जलेगा तो बनेगा H2O। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना कार्बन इधर है उतना ही कार्बन इधर हो, जितना हाइड्रोजन इधर है उतना ही हाइड्रोजन इधर हो। मतलब हर चीजें बराबर होनी चाहिए। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि जितना द्रव्यमान इधर हो उतना ही द्रव्यमान इधर हो, क्योंकि द्रव्यमान का क्षय तो होता नहीं है। द्रव्यमान केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है, क्योंकि द्रव्यमान भी एक ऊर्जा है। तो इसको हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई mu में किसके द्रव्यमान के सबसे निकट होती है? बच्चों अगर तुम ध्यान दो तो एक mu का मान अगर हम कन्वर्ट करें ग्राम में तो 1.6 into 10 to the power -24 ग्राम होगा। और यही द्रव्यमान प्रोटॉन का भी होता है और यही द्रव्यमान न्यूट्रॉन का भी बराबर होता है। मतलब तुमसे कोई पूछे कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है तो तुम सीधे सीधे 1 mu भी कह सकते हो। तो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये लगभग न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के भी बराबर होता है 1 mu। ठीक है, तो यहाँ प्रोटॉन दिया हुआ है तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। न्यूट्रॉन नहीं दिया हुआ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर हम लोग अगले सवाल पे हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, ध्यान देना। अगला सवाल जो हमारा है अगर उसको हम ध्यान दें, क्या है अगला सवाल? सवाल नंबर 2 पे आओ। दाब की इकाई कौन सी नहीं है? दाब की इकाई कौन सी नहीं है? ये सवाल था। न्यूटन बटा m स्क्वायर, ये n लिखा है, n मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये तो होता है दाब का इकाई। दाब का फॉर्मूला क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स बटा एरिया। तो ऊपर का इकाई न्यूटन और नीचे का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तो होगा। ध्यान रखिएगा बार भी इकाई होता है, बार भी इकाई होता है। ऊपर में लिखा है केजी और नीचे में लिखा है मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया ऊपर में द्रव्यमान और नीचे में हो गया क्षेत्रफल। द्रव्यमान बटा क्षेत्रफल, ये नहीं है, ये गलत है, यही गलत है। टोर भी होता है, ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान के कई इकाई होते हैं, एटीएम होता है, mm ऑफ hg होता है, ठीक है ना, टॉर होता है, बार होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, लिख लीजिए, पास्कल होता है। ये सारी चीजें होती है, ये सब के सब इकाई होते हैं किसके? प्रेशर के, एटीएम के, है ना। कितना कितना होता है वो भी मैं आपको अगर बता दूं तो आप लिख सकते हैं वैल्यू, है ना। कितना कितना होता है मैं अगर आपको बता दूं तो आपको वैल्यू भी नोट कर लीजिए, बड़े काम की चीज है, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आपको याद करना है, आपको एटीएम अगर याद करना है तो सब हम 1 एटीएम के बराबर लिखते हैं। 1 एटीएम 10 का पावर 5 पास्कल होता है, ध्यान रखिएगा। 1 एटीएम 1.01 बार होता है या 1.1 बार होता है, बोल सकते हो। एक एटीएम 1 बार के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और 1 एटीएम ही है जो 760 टॉर होता है। 1 एटीएम ही है जो 760 mm ऑफ hg भी होता है। और इसी mm ऑफ hg को हम 76 सेंटीमीटर ऑफ hg भी कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं हम 1 एटीएम के बराबर, ध्यान रखिएगा। 1 एटीएम का इकाई ये भी होता है ना। और 1 एटीएम ही हम लिख सकते हैं 10 का पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं। ये सबके सब दाब की इकाई ने आपको आना चाहिए। अच्छा सवाल है। समय की SI मात्रक क्या होती है? समय की SI मात्रक सेकंड होता है, मिनट नहीं, किलो मीटर भी नहीं। हमको आपको ध्यान रखना है कि समय का SI मात्रक कौन होता है? सेकंड होता है। आते हैं अगले सवाल पे। एक गैस का घनत्व दिया हुआ है, ठीक है, एसटीपी पर। आपको पता है कि एसटीपी पर कोई भी गैस का जो वॉल्यूम होता है 1 मोल का, है ना, कोई भी गैस का वॉल्यूम 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, गैस अगर 1 मोल हो तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो हमसे द्रव्यमान पूछा है, हम जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है फॉर्मूला द्रव्यमान बटा आयतन। ऊपर में द्रव्यमान और बटा आयतन।
हमको द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान कितना, हमको द्रव्यमान निकालना है, ठीक है, ग्राम में दिया है, कोई बात नहीं। तो घनत्व का मान बिठा देते हैं 1.78 घनत्व का मान। हमको द्रव्यमान निकालना है और आयतन का गुना हो जाएगा, घनत्व के साथ आयतन का गुना हो जाएगा, तो आयतन का गुना कर दो। आयतन कितना है 22.4 लीटर, तो 22.4 को कन्वर्ट कर दो ना ml में, क्योंकि सब ml में दिया है। ग्राम प्रति लीटर क्यूब है, ग्राम प्रति लीटर क्यूब है, तो 22,400 अच्छी लीटर में ही है, ग्राम प्रति लीटर में ही है। देखो ग्राम प्रति लीटर में ही है तो फिर कट जाएगा, तो सीधे सीधे वैल्यू। द्रव्यमान देख लो ध्यान से, कितना दिया है द्रव्यमान, यहाँ देखो द्रव्यमान कितना दिया है, ध्यान देना। तो द्रव्यमान बराबर हम यहाँ से लिख रहे हैं घनत्व, घनत्व गुना आयतन, घनत्व कितना 1.78 ग्राम प्रति लीटर, ठीक, और गुना आयतन कितना 22.4 लीटर। तो लीटर लीटर कट गया, तो 22.4 का गुना होगा 1.78 से। क्या पूरा गुना करे, नहीं, इकाई अंक का गुना करो, 8 चौका 32, अंत में 2 आ रहा है, लगभग अंत में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, अंत में 2 आ रहा है, 8 चौका 32 का 2, और 22.4 का गुना करना है 1.78 से, मतलब 178 का गुना करना है 22.4 से, 1.78 का गुना, तो 22.4 तो होने से रहा, ये बात समझिए, 22.4 तो होने से रहा, ये कंफर्म है कि 22.4 का तो गुना करना है, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। 3.56 ग्राम तो और कम है, 22.4 का गुना है 1.78 से, बात समझिए। और 22 का गुना तुम 1.5 से भी करते हो, मान लो तुम 1.5 से भी किए गुना, 22 का गुना तुम 1.5 से भी किए, 1.5 का मतलब होता है 1.5, तो 15 दूनी 30 का 0, और 15 दूनी 30 है ना, 15 दूनी 30 और 3 33 चला जाएगा, 33 समझ लो। तो इसका मतलब 29 ग्राम भी ऑप्शन गलत है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है सी ऑप्शन। ऐसे मिलाया जाता है आंसर, ये नहीं कि आप गुना करने लगे। पहले तो हम इकाई अंक देखे कि 8 चौका 32, तो 32 का इकाई अंक 2 मिला रहे थे, 2 कहीं नहीं लिखा हुआ था, कोई बात नहीं, तो फिर ऑप्शन छाटिए, ऑप्शन छाट करके भी हम आंसर कर सकते हैं, गुना उना करने की जरूरत नहीं होती है ऑप्शन वाले सवालों में, ठीक। 3 to 5 6 में सार्थक अंकों की संख्या, तो जितने भी 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं वो सार्थक अंक में आती हैं, तो 4 सार्थक अंक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं अगले सवाल पे। उपसर्ग जेप्टो का क्या अर्थ है, ध्यान रखना बाबू, जेप्टो कहते हैं 10 to the power -21 को, कुछ वैल्यू आप याद कर लीजिए, 10 to the power -21 को क्या कहते हैं, जेप्टो। जेप्टो 10 to the power -3 को मिली, 10 to the power -6 को माइक्रो, माइक्रो, 10 to the power -9 को नैनो, 10 to the power -10 को एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम है ना, एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम ऐसे ए नॉट से दिखाते हैं, 10 to the power -12 को पीको, ठीक है। ये कुछ वैल्यू आपको हमेशा ध्यान रखना है। 10 का पावर -21 को कहे हैं जेप्टो, 10 का पावर -15 को फर्मी कहते हैं, क्या कहते हैं, फर्मी, 10 का पावर -15 को फर्मी, फर्मी क्या कहते हैं, फर्मी, 10 का पावर -15, ठीक। तो 10 का पावर -18 को एप्टो, 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 10 का पावर माइनस को एप्टो, और 10 का पावर -21 को जेप्टो, 10 का पावर -18 को एप्टो, 10 का पावर -21 को जेप्टो, 10 का पावर -15 को फर्मी। कैंडेला किसकी इकाई है, कैंडेला होती है प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता मतलब चमकदार तीव्रता की इकाई है, डी ऑप्शन इज करेक्ट है ना। इसका होता ऑप्शन डी यहां भी करेक्ट होगा। आते हैं अगले सवाल पे, रेत और आयोडीन के मिश्रण को कैसे अलग किया जाता है। रेत सॉलिड है, उसका कभी भी वाष्प नहीं बनेगा, आयोडीन का वाष्प आसानी से बन जाता है, और किसी भी चीज का अगर वाष्प बने, एक वाष्प बनने वाला हो एक वाष्प ना बनने वाला हो, ऊर्ध्वपातन से उड़ा दो, ऊर्ध्वपातन गर्म करेंगे तो आयोडीन जो है सॉलिड आयोडीन का ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस, सॉलिड से सीधे गैस में। पहले दोनों सॉलिड थे, सॉलिड प्लस सॉलिड का मिश्रण था, रेत लिए था, रेत सॉलिड है, तो सॉलिड प्लस सॉलिड लिए थे, जब हम उसको गर्म करेंगे तो गैस के रूप में ये बाहर हो जाएगा, उसको हम जमा कर लेंगे। जैसे हम कपूर को गर्म करें, कपूर को जला नहीं रहे, बात समझो, कपूर को जैसे मान लो बोलेगा कि कपूर और बालू को कैसे अलग करेंगे,
कपूर और बालू का चूर्ण बना के एक साथ मिला घी कैसे रखें? हम क्या करेंगे, बर्तन में जहाँ कपूर और बालू रखा हुआ है उसको हम गर्म करेंगे, यहाँ से एक बीकर लगा देंगे ऐसे, तो जो भी गर्म होके आएगा यहाँ पर जमा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से कौन गर्म होगा? कपूर गर्म होगा। रेत तो बस गर्म होगा, कुछ होगा नहीं, रेत का यहीं पड़ा रहेगा, लेकिन कपूर गर्म होगा और कपूर गर्म होकर इस बर्तन में आके जमा हो जाएगा। तो ऊर्ध्वपातन विधि में क्या होता है? ऊर्ध्वपातन विधि वैसे विधि को कहते हैं जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट ही ना हो। लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता तो मेल्टिंग बोलते हैं, मेल्टिंग, गल गया, है ना। तो ऊर्ध्वपातन विधि उसी को कहा जाता है, इसमें सॉलिड सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाए किसमें? गैस में। ठीक, आते हैं ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। 111 ग्राम CaCl2 में मौजूद आयनों की संख्या, देखो आयन कैसे निकलता है पहले समझो। जैसे लिखा हुआ है CaCl2, तो आपने पता होना चाहिए कि कैल्शियम एक ठो है और क्लोरीन दो ठो है, तो 2 + 1 3 आयन बनेंगे टोटल कितने आयन बनेंगे? 3 आयन, मतलब एक ठो CaCl2 से 3 आयन बनेंगे। अब है CaCl2 कितना, ये देख लो 111 ग्राम है, 111 ग्राम है। आपको पता है कि कभी भी अगर हम द्रव्यमान से मोल के पास जाएं, द्रव्यमान से मोल के पास जाएं तो हमको क्या करना होगा? भाग देना होगा। किसका भाग देना होगा? मोलर द्रव्यमान का, मोलर मास का, मोलर मास का भाग देना होगा। तो हम क्या करेंगे? मोलर मास निकाल लेते हैं। कैल्शियम का होता है 40 और एक को क्लोरीन का होता है 35.5, तो 35.5 को 2 से गुना करेंगे तो 71 आ रहा है, 35 दूनी 70, 71 आ रहा है। तो 7 और 4 11, 71 और 40 कितना बनेगा? 111 बन रहा है, 111 ग्राम। और 111 ग्राम बना तो मोल निकालना कौन बड़ी बात है ना। तो मोल कितना हो जाएगा यहाँ से? तो मोल को बड़ा आसान, मोल बराबर, ऐसे भी मोल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, या वहां से भी निकाल सकते हैं। तो द्रव्यमान कितना है जी? द्रव्यमान है आपका 111 और मोलर द्रव्यमान भी है 111, तो मोल आ गया 1। और एक को CaCl2 में 3 आयन बन रहे हैं, तो एक मोल में 3 आयन, 3 मोल बनेगा, क्योंकि 111 बटा 111 तुम किए तो पहले तो 1 मोल आया, n का मान पहले समझो। और एक को जो 1 मोल आया ना, 1 मोल आया CaCl2 और एक को CaCl2 में 3 आयन बन रहे हैं, तो 1 मोल में कितने बनेंगे? 3 मोल, 3 को बन जाएंगे CaCl2। एक तरह से परमाणुकता हो गया CaCl2, आयनों की इसके अंदर संख्या हो गई थी, तो 3 मोल बनेंगे टोटल। कितने बनेंगे? 3 मोल बनेंगे। आते अगले सवाल पे। 1 मोल CH4 में कितना? 1 मोल CH4 कहते किसको है जी? 1 मोल का ही मतलब होता है 6 × 10⁻23। तो 1 मोल CH4 में अगर हम बात करें तो 1 मोल CH4 का मतलब है कि n का मान 1 है। हाइड्रोजन के जो परमाणु है वो 6 × 10⁻23 है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर 1 मोल परमाणु है, अगर 1 मोल परमाणु है, तो अगर आपको मोल पता है, मोल का मान पता है, तो पहले अगर हम अणु निकाल लें, मोल का मान 1 है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए 6 × 10⁻23 से गुना हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ आने के लिए परमाणु की संख्या, तो परमाणु की संख्या में आने के लिए आप क्या कीजिए? गुना कर दीजिए परमाणुकता से। परमाणुकता कितनी है हाइड्रोजन की? 4 है ना। परमाणुकता कितनी है? 4 है। तो ये तो हो जाएगा, हाइड्रोजन के हो जाएंगे टोटल 4 × 6 × 10⁻23, तो 24 × 10⁻23 होना चाहिए, 24 × 10⁻23 होना चाहिए। फिर वही लिखा है हाइड्रोजन का 4 ग्राम परमाणु, तो वो ग्राम परमाणु जो वर्ड है वो 6 × 10⁻23 को कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ग्राम परमाणु किसको कहते हैं? 6 × 10⁻23 को कहते हैं, और 4 लिखा हुआ है आगे, इसका मतलब 4 × 6 × 10⁻23, इसको बोला है 4 ग्राम परमाणु। तो 4 ग्राम परमाणु का ये मतलब है, बिल्कुल ही सही है। 4 ग्राम परमाणु का मतलब ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट बन रहा है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये बात। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 6.65 में 10⁴ का गुणांक क्या है? ये लिखा हुआ है 6.65 × 10⁴। ये साइंटिफिक तरीके से किसी भी नंबर को हम लिखते हैं तो ये इसका गुणांक हुआ। गुणांक मतलब जो इसके गुना में है, 10⁴ के गुना में, तो 6.65 कीजिए आंसर। आधार एसआई मात्रक में कुल 7 इकाइयां होती है। कितनी इकाइयां? 7 इकाइयां। ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन होता है? द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का इकाई केजी, समय का इकाई सेकंड, लंबाई का इकाई मीटर,
द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा का इकाई मोल, ठीक। प्रकाश की तीव्रता का इकाई कैंडेला, सीडी लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, इसको अमाउंट ऑफ सबस्टेंस बोलते हैं, मोल लंबाई लेंथ को मीटर बोलेंगे, ठीक है। धारा का इकाई एम्पियर, तापमान टेम्परेचर का इकाई केल्विन। तो 1 2 3 4 5 6 7 यही 7 इकाइयां होती हैं, ध्यान रखिएगा किसमें, एसआई मात्रक में, ठीक। आगे बात करते हैं। ऋणात्मक आवेशित कण को क्या कहा जाता है? ऋणात्मक आवेशित कण को ऋणायन कहते हैं। तो आसान सवाल है। 10 का पावर -8 को एक्टो कहते हैं, एक्टो ये कहते हैं। 10 टू द पावर -18 लिखा है, ये वैल्यू ऐसे लिखा, 10 टू द पावर -18 को एक्टो कहेंगे। 4 ग्राम कितना है? ये सवाल नंबर लिखा हुआ है, ये नहीं है, ये सवाल नंबर है। 81.4 ग्राम इथिल अल्कोहल के नमूने में इतना ग्राम जल है, मतलब ये मिश्रण हो गया। तो उचित शुद्ध एथिल अल्कोहल का मान कितना है ये पूछ रहा है, मतलब 81.4 ग्राम टोटल मिश्रण है, ये मिश्रण है आपका। अब इसमें अल्कोहल कितना है? 0.002 ग्राम, ये अल्कोहल है। तो अगर हम इसको घटा दें तो आ जाएगा एथिल अल्कोहल, घटा देते हैं। आपको पता है कि दशमलव के शुद्ध अंक तक निकालना है आपको, तो दशमलव के एक अंक तक, दशमलव के बाद हम सार्थक अंक देखते हैं, तो यहाँ भी दशमलव के बाद एक सार्थक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक सार्थक अंक है, ठीक, ध्यान रहेगा ये बात। तो हम दशमलव के एक सार्थक अंक तक लगभग आंसर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ भाग नहीं घटेगा नहीं, तो 10 में से 2 गया 8 हो रहा है, यहाँ पर 9 बन रहा है, 700 4 का यहाँ 3 बचा और यहाँ 81 बचा। दशमलव के बाद यहाँ पर 398 लिखा हुआ है, 81 सी ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद हमको एक अंक लेना है। इधर 91 लिखा है, इधर 71 लिखा है, बी ऑप्शन ही मारना पड़ेगा। हालांकि इसका सटीक आंसर होना चाहिए 81 और 9 को राउंड कर देंगे, 334 होना चाहिए था यहाँ पर, 81.4 ज्यादा अच्छा आंसर होता है। कोई बात नहीं, 398 लिखा है, यही मान लेते हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले सवाल पे आते हैं। 700 का वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है? जैसे कि मान लो कि वैज्ञानिक संकेतन एक अंक के बाद हम बाकी चीजों को 10 के पावर में लिख देते हैं, 10 का पावर 2 है, तो 7 गुना 10 का पावर 2, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। 5.6 ग्राम कार्बन में मौजूद मोलों की संख्या क्या है? देखिए, मोल निकालना है हमको कार्बन में, तो द्रव्यमान पता है, मोल निकालना है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मोल बराबर द्रव्यमान बटा मोल द्रव्यमान, ठीक है, बड़ा आसान सा फॉर्मूला होता है जी, बहुत आसान सवाल है। द्रव्यमान कितना दिया है? 5.6, मोल द्रव्यमान 12। तो अगर हम यहां से सॉल्व करें लगभग ये वैल्यू, तो 5.6 ग्राम कार्बन में मौजूद मोल की संख्या ज्ञात करें, तो लगभग ये दशमलव हटेगा, नीचे 120 आ रहा है। 56 दुना कितना होता है? 50 दूनी 6, 6 दूनी 12, लगभग 112। 56 दुना 112, 2 दशमलव ऊपर में 1 नीचे में 2 बन रहा है। अब ये 1/2 बन रहा है, मतलब ये आधा हुआ, लगभग 2 दशमलव कुछ आएगा, लेकिन ये तो कंफर्म है कि 1 से कम हो गया, क्योंकि नीचे 2 से भाग दे रहे हैं। 1 से ज्यादा है ये, 1 से ज्यादा है ये, खुद 1 है, तो ऑप्शन एक ही हमको मानना पड़ेगा, बी ऑप्शन। मतलब ये निकट आंसर पूछ रहा था आपसे। आपको मैं बार-बार बोलता हूं कि ऑप्शन मिलाया कीजिए, ऑप्शन मिलाया कीजिए, आधा सवाल बनाने के बाद आंसर ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक। एक परमाणु कार्बन परमाणु C12 के द्रव्यमान के, मतलब बोल रहा है कि कोई एक परमाणु है, उसका जो द्रव्यमान है, मतलब परमाणु का जो द्रव्यमान है, परमाणु का द्रव्यमान वो कितना है? तो कार्बन के द्रव्यमान का 12वां भाग, कार्बन के द्रव्यमान का 12वां भाग, मतलब 12 से भाग, मतलब 1/12वां भाग का 10 गुना है। तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12 ही तो होता है, तो 12/12 गुना 10, 12 कट गया, 10 mu इज आंसर। कितना आंसर होना चाहिए? 10 mu, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं अगले सवाल पे। किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है? 24 ग्राम
कार्बन, ठीक है। परमाणु की संख्या अधिक पूछा है कि कहां पर परमाणु सबसे अधिक मात्रा में है, तो मोल निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मोल निकाले तो मोल का फॉर्मूला आपको हम पहले बता दें कि द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान होता है, ठीक। मोलर द्रव्यमान होता है, जहां पर मोल अधिक आएगा वहां पर परमाणु भी अधिक आएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर में 24 और नीचे में 12 इसका, ये देखो मोलर मास सबका दे दिया, 12, 27, 108, 56, ये मोलर मास दिया हुआ है। तो ये तो 2 आ रहा है। 27 ग्राम वाला, तो 27 ग्राम एल्युमिनियम है, तो इसका 27 मोल द्रव्यमान भी 27 से होता है, तो ये 1 3 ऑप्शन से हट गया। 108 ग्राम, इसका भी मोल द्रव्यमान 108 का होता है, तो 108 ग्राम अगर हम Ag निकालेंगे तो द्रव्यमान कितना, 108 ग्राम, मोल द्रव्यमान भी 108 ही होता है, तो ये भी बना, ये भी ऑप्शन से हट गया। 56 ग्राम आयरन, 56 ग्राम Fe, इसका भी मोल द्रव्यमान 56 ही होता है, तो 56/56 करेंगे 1, ये भी ऑप्शन से हट गया। तो 2 मोल, तो 2 मोल आ रहा है, तो वहां पे कार्बन की परमाणुओं की संख्या भी अधिक होगी, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ये कुछ अच्छे सवाल थे जो आपसे बनने चाहिए, है ना। चैप्टर 1 के बेसिक सवाल है।